मुंबई के अंधेरी में रहने वाले एक 15 साल की वर्षिका राठौर हर दिन की तरह अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी। अक्सर वो अपने स्कूल से 3 बजे तक घर वापस आ जाती थी, लेकिन आज यानी कि 25 अगस्त 2022 को शाम के 5 बजे तक भी वर्षिता घर वापस नहीं पहुंचती। जब वर्षिता घर वापस नहीं आती तो घर वाले परेशान होकर उसके मोबाइल पर कॉल लगाता। आजकल सभी स्कूल में मोबाइल ले जाना आम बात है, लेकिन यहाँ पर वर्षिता राठौर का मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब घर वाले थोड़े परेशान होते हैं तो बिना देरी किए वर्षिता राठौर के स्कूल में जाते हैं, और जब वहाँ पर जांच पड़ताल करते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि वर्षिता राठौर तो आज स्कूल नहीं आई थी। ये बात सुनकर घर वाले और भी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। कुछ देर इधर उधर ढूंढने के बाद घर वाले अंधेरी पुलिस स्टेशन में जाते हैं और मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करते हैं। वो वर्षिता राठौर की मिसिंग रिपोर्ट फाइल करने के बाद पुलिस भी अपने काम पर लग जाते हैं। सबसे पहले वर्षिता के स्कूल में जाकर पुलिस ये कन्फर्म करता है कि उस दिन वर्षिता स्कूल आया था या नहीं। तो ये मालूम चलता है कि उस दिन वर्षिता स्कूल नहीं आई थी। अब इसी तरह 25 अगस्त की पूरी रात बीत चुकी थी और दिन आया 26 अगस्त। सुबह के तकरीबन 11 बजे अंधेरी पुलिस के पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है कि नायक गांव रेल स्टेशन के पास एक सूटकेस मिल गया। पुलिस बिना देरी के पहुंचती है। उस बैग खोलने के बाद एक छोटे बच्चे की लाश मिलती है, और ये लाश को देखने के बाद पुलिस को लग रहा था कि ये 15 से 16 साल की एक लड़की की होगी। पुलिस को यह मालूम चल जाता है कि हो सकता है ये उस लड़की का है जो कल रात मिसिंग रिपोर्ट की गई थी। वर्षिता राठौर के घर वालों को इस बारे में बताया गया। घर वाले आकर बॉडी की देखने के बाद ये कन्फर्म हुआ कि ये लाश वर्षिता का ही था। तो अब सवाल ये उठता है कि एक 15 साल की लड़की जिसकी ना कोई दुश्मनी थी, उसकी इतनी बेरहमी से कौन हत्या कर सकता है, क्योंकि उसके शरीर पर 20 से 22 बार चाकू से गंदे तरीके से हमला किया था। उसके बाद पुलिस ने इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। अब क्योंकि यह मामला एक माइनर लड़की की हत्या की थी, तो इसलिए मुंबई क्राइम ब्रांच की 10 टीम तैयार हो जाती हैं, जिन्होंने अलग अलग काम पर लगा दिया जाता है। पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन बहुत सीरियसली कर रही थी। पुलिस सबसे पहले वर्षिता के घर से लेकर स्कूल के बीच जितने रास्ते सड़क थे सभी CCTV फुटेज को देखने की कोशिश की। ये काफ़ी टाइम ट्रैकिंग पार्ट था, लेकिन पुलिस इस केस को बहुत शिद्दत से कर रहा था। इन्हीं CCTV फुटेज में पुलिस को ये देखने को मिलता है कि उस दिन वर्षिता अपने स्कूल से रास्ते पर ना जाकर एक दूसरी रास्ते पर जा रही थी, और उसकी मुलाकात होती है 2 लड़कों के साथ। फिर वर्षिता उन दोनों लड़कों के साथ चली जाती है। अब ये लड़के कौन थे उसकी जानकारी निकालना भी बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम था। तो पुलिस यहाँ पर वर्षिता की कॉल रिकॉर्ड को निकलाती है, जिसमें पुलिस को मालूम ये चलता है कि आखिरी बार वर्षिता को एक लड़के ने कॉल किया था। उस लड़के का नाम था संतोष। पुलिस उसके नंबर को ट्रेस करने के बाद उसके घर पर छानबीन करने के लिए पहुँचती है। तो पुलिस को मालूम चलता है कि संतोष तो पिछले दिन यानी 25 अगस्त तारीख से ही लापता है। अब CCTV फुटेज उनके घर वालों को दिखाया जाता है, तो वहाँ से ये भी कन्फर्म हो जाता है कि वर्षिता को उस दिन जो 2 लड़के मिले थे उसमें से एक संतोष ही था, और दूसरा लड़का था संतोष का दोस्त विशाल। अब विशाल के बारे में संतोष ही था जो उसके बारे में कुछ बता सकते हैं। अब विशाल के बारे में छानबीन करने के बाद विशाल के घर जाया जाता है। मालूम चलता है कि वो भी 25 तारीख से लापता है। अब पुलिस को ये शक हो चुका था कि इन दोनों का ही हाथ है वर्षिता के पीछे, इसी वजह से वो अपने घर लापता हुई थी। तो पुलिस को सबसे पहले संतोष और विशाल की पूरी पहले ढूंढना था। अब क्योंकि पुलिस को ये मालूम चल चुका था कि विशाल और संतोष घर से फरार है, तो पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि घर से फरार होने के बाद वो किसी रेलवे स्टेशन जरूर गया होगा, क्योंकि वहीं पर वो ट्रेन फरार हुआ था और यहीं से कोई दूर जा सकता है। इसी अंदाज के हिसाब से पुलिस कम से कम 1000 CCTV कैमरे की जांच करती है। इनमें फुटेज देखा जाता है मुंबई में, क्योंकि बहुत सारे रेलवे स्टेशन हैं। इन सभी स्टेशन की फुटेज जब देखा जाती है तो VL स्टेशन पर इन दोनों को दिखाया जाता है। जोधपुर एक्सप्रेशन ट्रेन में बैठ कर हुए पुलिस को ये पहली लीड मिलती है। जोधपुर एक्सप्रेशन ट्रेन जिस रूट पर जाती थी उस रूट पर पड़ने वाले सभी रेलवे स्टेशन को CCTV कैमरे में मतलब फुटेज में दिखाया जाती है। ये काफ़ी टाइम कम था, लेकिन पुलिस अभी भी पूरी शिद्दत के साथ इस केस के ऊपर काम कर रहा था। और ऐसे ही कमरों को देखते देखते पुलिस को मालूम चल जाता है कि ये लोग पहले जोधपुर गए थे। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद इन दोनों ने अजमेर गए थे, उसी साथ फॉलो करते हुए वो जम्मू के वैष्णव देवी गए थे। वैष्णव देवी जाने के बाद फिर से वापस गुजरात आए, और यहाँ तक पुलिस को ये मालूम चल जाता है कि उनकी आखिरी लोकेशन गुजरात की थी। जब पुलिस तरीके से CCTV फुटेज और सभी क्लू को कनेक्ट करते हुए पुलिस यहाँ पर एक हफ्ते के बाद पालनपुर के एक होटल से इन दोनों को गिरफ्तार कर लेता है। इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें मुंबई लाया जाता है, और अब सारी कहानी खुलकर सामने आती है। सबसे पहले पुलिस को ये पता चलता है कि 25 अगस्त 2022 को वर्षिता के मिलने के लिए संतोष ने ही बुलाया था, और वर्षिता को लेकर ये दोनों विशाल के घर गए थे। विशाल के घर जाने के बाद कुछ घंटे वहाँ पर बिताए। विशाल के घर जाने के बाद कुछ घंटे तक संतोष वर्षिता के साथ समय बिताता है। उसके बाद संतोष ने यह कहते हैं कि आज हम आखिरी बार मिले हैं, इसके बाद मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगा। संतोष का दोस्त विशाल भी वहीं पर खड़ा हुआ था, और देखते ही देखते उन्होंने पहले से ही एक चाकू रखा हुआ था। इस चाकू से यह वर्षिता को ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। विशाल और संतोष दोनों मिलकर अपने पूरी ताकत से वर्षिता के ऊपर 20 से 22 बार चाकू से हमला किया था, जब तक वो मर नहीं गई। उसके बाद ये दोनों मिलकर इस लाश को ठिकाने लगाने के लिए पॉकेट्स में बंद कर लेता है। उसके बाद ये दोनों बाहर आते हैं। एक ऑटो पर
बैठ के रेलवे स्टेशन जाते हैं, उन्हें वापस उनके पास सूटकेस भी था जिसमें वशिता की डेड बॉडी थी। उस बॉडी को लेकर यानी ट्रेन में चढ़ जाते हैं और बीच रास्ते पर उसे फेंक देते हैं। पहले ये दोनों अजमेर जाते हैं, उसके बाद जम्मू तभी जाते हैं। जम्मू से जाने के बाद फिर गुजरात आते हैं और इसी तरीके से पुलिस इन्हें पकड़ लिया था। लेकिन सवाल अभी ये बना हुआ था कि आखिर संतोष और विशाल क्यों मारा इस लड़की को, क्योंकि संतोष और विशाल के बीच दोस्ती बहुत अच्छी थी। वशिता की हत्या किस वजह से हुआ, इस पर संतोष पुलिस को बताता है कि कुछ महीने पहले उसकी दोस्ती जो वशिता राठौर के साथ हुई थी वो हुआ था ऑनलाइन मैसेज के साथ। ये दोनों वॉइस कॉल भी करते थे, वीडियो कॉल भी करते थे, लेकिन उनकी जो मुलाकात है उसके दौरान एक दिन वशिता के घर वाले उन्हें देख लेते हैं। ये वशिता को भी बहुत डांट लगाते हैं, उसके साथ ही संतोष को भी काफ़ी ज़्यादा धमकाते हैं और गाली देते हैं। संतोष के ऊपर हाथापाई भी की जाती है जिसमें संतोष काफ़ी हर्ट हुआ था और वो मन ही मन ये सोच लिया था कि वशिता के घर वालों को सबक सिखाएगा और इसीलिए उसने मीठी मीठी बातें कर वशिता को फंसाया और मौका पाकर 25 अगस्त 2022 को उन दोनों ने मिलकर वशिता को बुलाकर मार दिया था। तो ये केस ऐसे हुआ था। तो ये वीडियो देखकर आपके घर में भी आपकी बेटी ज़रूर हो सकती है। अगर ये कहानी आपने देखी है तो एक बात तो इस वीडियो से ज़रूर शिक्षा मिलती है कि अगर आपको ऐसा लगे कि आपकी बेटी किसी गलत दिशा में जा रहा है या पहले से ही कुछ गलत चीज़ें कर रहे हैं तो उसे पहले प्यार से समझाइए और हमेशा अपने नज़र में रखिए। कभी भी अपने बच्चों पर ब्लाइंडली ट्रस्ट ना कीजिए, क्योंकि बहुत ऐसे केसेस में दिखाया गया है कि माँ बाप अपने बच्चे को बहुत ही अंधा विश्वास करते हैं जिससे कारण इस तरह के हादसे होते हैं। साथ ही बच्चों को ये भी देखना चाहिए कि बहुत छोटी उम्र में ही उनकी पढ़ने लिखने की उम्र होती है, खेलने कूदने की उम्र होती है, वो रिलेशनशिप या कोई दोस्ती ना करना ही अच्छा है। तो इन सारी बातों पर नज़र रखना माँ बाप की या पेरेंट्स की ड्यूटी है। बाकी आपने इस कहानी से ये क्या लगा आपको कमेंट में बताइएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम आते रहेंगे। तो आप तब तक के लिए गुड बाय।